दिल की जुबान। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्द सुबह थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और ठंडी हवा से हर कोई अपनी गर्म जैकेट्स में दुबका हुआ था। सियोल के एक छोटे से आरामदायक कॉफी शॉप में ली जुंगवो अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठा था। उसके हाथों में एक किताब थी और उसके पास एक कप गर्म कॉफी रखा था। जुंगवो का यही रोज का रूटीन था, शांत और अकेला समय बिताना, अपनी किताबों में खो जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। दरवाजे पर लगी घंटी बजी और एक लड़की अंदर आई। हल्के रंग का कोट पहना था और उसके बाल बर्फ की सफेद चमक से गीले थे। ये लड़की कोई आम कोरियन नहीं थी। उसकी विदेशी शक्ल और उसकी नीली आंखों ने सबका ध्यान खींच लिया। वह ऐना थी जो कोरिया घूमने आई थी। उसकी आंखों में नयापन और अनजाना उत्साह था, जैसे वह हर छोटी छोटी चीज को महसूस करना चाहती हो। ऐना ने काउंटर की तरफ कदम बढ़ाए और कॉफी ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोरियन भाषा की जानकारी बहुत सीमित थी। उसने इधर उधर देखा और अपने फोन पर कुछ लिखकर बारिस्ता को दिखाने की कोशिश की। उसकी यह कोशिश देखकर जुंगवो को हंसी आ गई। वह अपनी जगह से हिला नहीं, बस उसे देखता रहा। जुंगवो ने देखा कि ऐना बार बार मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट ने जुंगवो का दिल छू लिया। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की अपने संघर्ष के बावजूद कितनी सजीव और खुशमिजाज है। वह बारिस्ता के साथ संवाद करने के लिए हाथ के इशारे और टूटे फूटे कोरियन शब्दों का सहारा ले रही थी। जुंगवो को लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने अपनी किताब बंद की और धीरे धीरे ऐना के पास गया। उसने अपनी विनम्र आवाज में पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ऐना ने उसकी तरफ देखा और राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह थैंक यू, प्लीज हेल्प मी ऑर्डर। जुंगवो ने उसकी पसंद पूछी और उसके लिए एक कप कैपुचिनो ऑर्डर किया। ऐना ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में आभार झलकने लगा। दोनों ने एक दूसरे को हल्की मुस्कान दी और वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। ऐना ने जुंगवो को बताया कि वह कोरिया घूमने आई है और पहली बार सियोल में बर्फ देख रही है। जुंगवो ने उसके उत्साह को महसूस किया और उससे अपने पसंदीदा जगहों के बारे में बात की। यह पहली मुलाकात छोटी थी, लेकिन इसमें कुछ खास था। जुंगवो और ऐना दोनों ने महसूस किया कि उनकी दुनिया भले ही अलग हो, लेकिन उस कॉफी शॉप की गर्मजोशी और उनकी मुस्कान ने उन्हें करीब ला दिया। सर्द हवाओं से भरी सियोल की वह सुबह किसी और दिन जैसी ही लग रही थी, लेकिन कॉफी शॉप के अंदर कुछ अलग होने वाला था। जुंगवो अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठा किताब में खोया हुआ था। उसकी दुनिया किताबों और खामोशी तक सीमित थी। उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं था और अपनी शांति को वह बहुत संभाल कर रखता था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसकी नजरें अनायास ही उठ गईं। एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा लाल हो रहा था, शायद ठंडी हवा और सर्द मौसम की वजह से। उसने हल्के रंग का कोट पहना हुआ था और उसके गीले बालों में फंसी बर्फ की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। वह विदेशी थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत और उत्साह था। लड़की सीधे काउंटर की तरफ बढ़ी। उसने अपने बैग से फोन निकाला और उसमें कुछ लिखने लगी। बारिस्ता से बात करने की उसकी कोशिश थोड़ी असहज लग रही थी। वह टूटे फूटे कोरियन शब्द बोल रही थी और बारिस्ता उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब नहीं हुई। जुंगवो खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी हरकतों में एक तरह की मासूमियत थी जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह लड़की इशारों और शब्दों के सहारे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिस्ता अब भी उलझा हुआ था। आखिरकार जुंगवो से रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचा। उसने लड़की से पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूं? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में राहत की चमक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, प्लीज हेल्प मी ऑन ऑर्डर। जुंगवो ने उसके लिए एक कप कैपुचिनो ऑन ऑर्डर किया और पूछा, क्या आप कोरिया घूमने आई हैं? लड़की ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह मेरी पहली बार है। उसने टूटी फूटी कोरियन भाषा में बात करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अंग्रेजी पर लौट आई। दोनों के बीच बातचीत लंबी नहीं थी। जुंगवो ने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा और लड़की ने अपनी भावनाएं इशारों और मुस्कुराहट से व्यक्त की।
झुंवो को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कॉफी लेने के बाद लड़की ने एक बार फिर से उसे धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। झुंवो खिड़की के पास बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक हलचल सी थी। उसने सोचा, यह अजीब है, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी खास से मिला हूं। झुंवो ने फिर से अपनी किताब खोली, लेकिन वह पढ़ नहीं पाया। उसकी सोच उस लड़की पर अटक गई। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। मुस्कुराहट और इशारे भी एक अनकहे रिश्ते को जन्म दे सकते हैं। उस सुबह उस छोटी मुलाकात ने झुंवो के दिल में एक यादगार एहसास छोड़ दिया। सियोल की वह सर्दी हर दिन एक जैसा लगती थी, लेकिन झुंवो के लिए अब कुछ बदलने लगा था। कॉफी शॉप, जो कभी उसकी अकेली दुनिया का हिस्सा हुआ करती थी, अब किसी और से जुड़ने की जगह बन गई थी। ऐना से उसकी पहली मुलाकात के बाद वह अक्सर उसे याद करता। उसे यह नहीं पता था कि वह दोबारा मिलेगी या नहीं, लेकिन उसकी अनकही मुस्कान और गर्मजोशी उसके दिल में गहराई से बस गई थी। फिर एक दिन जब झुंवो अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठा किताब पढ़ रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। उसने ऊपर देखा और वहां ऐना खड़ी थी। उसके गाल ठंड से लाल हो रहे थे और उसने हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। जैसे ही उसकी नजरें झुंवो पर पड़ीं, वह सीधे उसकी तरफ आई। झुंवो ने हल्की मुस्कान दी और उसने बिना कुछ कहे अपनी सीट के पास दूसरी कुर्सी खींच ली। दोनों ने एक दूसरे से कोई शब्द नहीं कहा। झुंवो ने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा और ऐना ने अपनी कॉफी का इंतजार करते हुए इधर उधर देखा। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। झुंवो और ऐना लगभग हर दिन एक ही समय पर उसी कॉफी शॉप में मिलते। उनकी मुलाकातें कभी योजना के तहत नहीं होती, लेकिन वे दोनों जानते थे कि कहीं न कहीं उनका इंतजार हो रहा है। उनकी बातचीत शब्दों के बिना होती, कभी मुस्कान, कभी हल्की सिर हिलाने की प्रतिक्रिया और कभी कभी एक दूसरे की किताबों या चीजों पर नजर डालना। एक दिन ऐना ने अपने बैग से एक छोटी नोटबुक निकाली। वह उसमें कुछ डूडल बनाने लगी। झुंवो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने नोटबुक को पलटते हुए उसमें कुछ और खींचा। जब वह पूरा हो गया तो उसने नोटबुक बंद की और उसे झुंवो की तरफ बढ़ाया। झुंवो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और नोटबुक खोली। उसमें एक स्केच था। दो लोग एक खिड़की के पास बैठे हुए, कॉफी शॉप की गर्म रोशनी में। यह उनकी पहली मुलाकात का चित्र था। झुंवो ने स्केच को ध्यान से देखा और फिर ऐना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह जानना चाहती हो कि झुंवो को यह कैसा लगा। झुंवो ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, यह बहुत खूबसूरत है। ऐना ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह जानती थी कि उसने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। उस स्केच ने दोनों के बीच की अनकही बातचीत को एक नई परिभाषा दी। शब्दों के बिना भी उनके हाव भाव और छोटे छोटे इशारे उनकी कहानी को कहने लगे थे। कॉफी शॉप की सर्द हवा में भी उनके बीच एक अदृश्य गर्मजोशी महसूस हो रही थी। यह रिश्ता नया था, अनजान था, लेकिन इसमें एक खास अपनापन था जो दोनों को हर दिन करीब ला रहा था। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे खुशनुमा हो गया था और सियोल की गलियों में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। झुंवो और ऐना की मुलाकातें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थीं। उनकी दोस्ती ने उस भाषा की दीवार को भी पार कर लिया था जो पहले उनके बीच खड़ी थी। हर दिन उनकी मुलाकात कुछ नया लाती। एक दिन झुंवो ने ऐना को सियोल की पुरानी गलियों में घुमाने का फैसला किया। उन गलियों में कागजी लालटेन की रोशनी थी और सर्द हवा में ताजगी भरी खुशबू थी। झुंवो ने ऐना को कुछ प्रसिद्ध कोरियाई स्ट्रीट फूड चखने को दिया। ऐना ने चावल के केक और हॉट डॉग, मीठे भरवां पैनकेक का स्वाद लिया और अपनी खुशी को इशारों से व्यक्त किया। झुंवो ने ऐना को ग्योंगबोक-गुंग पैलेस भी दिखाया। उसने उसे कोरियाई संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया। ऐना, जो पहले सिर्फ एक पर्यटक थी, अब कोरिया को दिल से समझने लगी थी। उसने हर छोटी चीज में खूबसूरती देखी और हर नई बात को गहराई से महसूस किया। दूसरी तरफ ऐना ने भी झुंवो को अपनी दुनिया की झलक दिखानी शुरू की। उसने अपनी नोटबुक में अपने देश की तस्वीरें और कहानियां दिखाईं। उसने उसे अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताया,
जैसे यूरोपीय कला, संगीत और वहां के छोटे गांवों की शांति। एक दिन एना ने जूवों को अपने देश की पारंपरिक मिठाई बनाने की कोशिश करवाई। उसने भाषा की सीमाओं को पार करते हुए हर कदम पर हंसी और इशारों से अपनी बात समझाई। जूवों ने हंसते हुए कहा, यह सबसे मीठी चीज है जो मैंने कभी खाई है। उनकी दोस्ती की सबसे खास बात यह थी कि वे एक दूसरे को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करते थे। जूवों ने देखा कि एना की नजरों में हर चीज के लिए एक नया नजरिया था। उसने जूवों को उसकी अपनी संस्कृति के प्रति और अधिक गर्व महसूस कराया। वहीं जूवों ने एना को वह सुकून दिया जो वह अपने देश से दूर महसूस कर रही थी। भाषा अब भी उनके लिए एक चुनौती थी, लेकिन यह बाधा नहीं थी। उनकी मुस्कुराहट, आंखों के इशारे और एक दूसरे को समझने की कोशिश ने उनकी बातचीत को आसान बना दिया। जब भी वे समझ नहीं पाते तो एना अपनी नोटबुक निकालकर चीजें लिखती या स्केच बनाती। उनकी दोस्ती अब सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं थी, यह एक अनोखा बंधन बन चुकी थी। जूवों ने महसूस किया कि एना ने उसकी दुनिया को और रंगीन बना दिया है। वहीं एना ने भी स्वीकार किया कि जूवों उसकी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सियोल की सर्दियों के बीच उनके बीच की यह दोस्ती किसी गुनगुनी धूप की तरह थी। हर दिन वे एक दूसरे को कुछ नया सिखाते, कुछ नया समझते और उनकी इस अनकही दोस्ती की गहराई बढ़ती जाती। सर्दियों की एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़कर उसे और चमकदार बना रही थी। जूवों ने तय किया कि वह एना को गंगनम की एक शांत झील पर लेकर जाएगा। यह जगह उसकी पसंदीदा थी, खासकर सर्दियों में, जब झील पूरी तरह जम जाती थी और लोग वहां आइस स्केटिंग करते थे। जूवों और एना झील तक पहुंचे। एना ने अपने चारों ओर देखा और अपनी खुशी छिपा नहीं पाई। यह कितना खूबसूरत है, उसने अपनी टूटी फूटी कोरियन में कहा। जूवों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और स्केटिंग करने का सुझाव दिया। दोनों ने आइस स्केट्स पहने और धीरे धीरे झील के बर्फीले मैदान पर कदम रखा। शुरुआत में एना थोड़ी घबरा गई। उसने अपना संतुलन खो दिया और लगभग गिरने ही वाली थी कि जूवों ने उसे संभाल लिया। डरो मत, मैं हूं ना, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एना ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर में दोनों स्केटिंग में रम गए। झील के चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी हंसी और बर्फ पर फिसलने की आवाज गूंज रही थी। एना बार बार लड़खड़ाती और जूवों उसे संभालता। हर बार वह हंसते हुए कहती, मैं सीख जाऊंगी। जूवों के लिए यह पल किसी सपने जैसा था। वह एना को देखते हुए सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी में अचानक एक नई रोशनी आ गई थी। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और हर छोटी छोटी बात ने जूवों के दिल को गहराई तक छू लिया था। जब वे थक गए तो दोनों झील के किनारे बैठ गए। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। एना आसमान की तरफ देख रही थी और जूवों उसे देख रहा था। उस पल जूवों ने महसूस किया कि वह एना से प्यार करने लगा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि एना उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना चुकी है, लेकिन वह उलझन में था। उसने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया था और एना के सामने ऐसा करना उसे कठिन लग रहा था। जूवों ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, एना, तुम जानती हो, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। एना ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने? कैसे? उसने उत्सुकता से पूछा। लेकिन जूवों चुप हो गया। वह अपने दिल की गहराई में छिपी भावनाओं को शब्दों में नहीं बदल सका। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। एना ने उसकी बात समझी या नहीं, यह पता नहीं चला, लेकिन उसने हल्के से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे भी। उस शांत झील के किनारे, ठंडी हवा और बर्फ की चादर के बीच जूवों और एना ने एक अनकहा रिश्ता महसूस किया। जूवों के दिल में प्यार था और वह जानता था कि सही समय आने पर वह अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। सर्दियों की एक शाम थी जब जूवों और एना एक छोटी सी कैफे में बैठे थे। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर गर्म कॉफी की खुशबू माहौल को और सुकून भरा बना रही थी। जूवों हमेशा की तरह एना के साथ समय बिता रहा था। उनके बीच की खामोशी अब भी उतनी ही सहज थी जितनी उनकी हंसी और बातचीत। इस बार एना कुछ अलग थी। वह सामान्य दिनों की तरह चहक नहीं रही थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। जुंगवो ने इसे महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि एना अपनी बात तभी बताएगी जब वह तैयार होगी। थोड़ी देर बाद एना ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसने उसे धीरे से मेज पर रखा और जुंगवो की तरफ बढ़ा दिया। तस्वीर में एना थी, लेकिन वह आज वाली एना से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखें गहरी लेकिन खाली दिख रही थीं। वह अकेली एक बेंच पर बैठी थी और उसके चारों ओर धुंधली सी सर्दी का माहौल था। जुंगवो ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि यह तस्वीर एना के अतीत की किसी कठिन घड़ी की गवाही दे रही थी। उसने एना की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। एना ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मेरी पुरानी जिंदगी है। जब मैं अकेली थी, जब मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जुंगवो चुप रहा। उसने महसूस किया कि एना अपने अतीत के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह बस उसे सुनने और समझने के लिए वहां था। एना ने धीरे से कहा, वह समय मुश्किल था। मैं खुद को खो चुकी थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। मैं सीख रही हूं कि जिंदगी में खूबसूरती कैसे देखी जाए। उसकी आवाज में हल्की टूटन थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। जुंगवो ने बिना एक शब्द कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और एना के हाथ पर रख दिया। उसका स्पर्श हल्का और भरोसेमंद था। उसने अपनी आंखों में सारा स्नेह और सहारा दिखाने की कोशिश की। एना ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और भावनाओं की एक लहर थी। उसने महसूस किया कि जुंगवो उसे समझता है, शब्दों के बिना, उसके दर्द और उसकी कहानी को। इस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक या घूमने तक सीमित नहीं है। यह गहराई और विश्वास से भरा रिश्ता है, जिसमें एक दूसरे का सहारा बनने की ताकत है। उस तस्वीर ने एना के अतीत को सामने लाया, लेकिन जुंगवो ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है। बर्फ से ढके सियोल की उस शाम में उनके बीच एक खामोश लेकिन गहरा रिश्ता और मजबूत हो गया। सर्दियों की एक खुशनुमा दोपहर थी। जुंगवो ने एना से कहा कि वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता है। वह चाहता था कि एना उसकी दुनिया का हिस्सा बने और उसके दोस्तों के साथ समय बिताकर खुद को और अधिक सहज महसूस करे। एना थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन जुंगवो की उत्सुकता देखकर उसने हामी भर दी। जुंगवो अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी कैफे में मिलने का प्लान बना चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो उसके दोस्त गर्मजोशी से मिले। उन्होंने एना का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए जगह दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। जुंगवो के दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे और उससे बातें कर रहे थे, लेकिन एना ने जल्दी ही महसूस किया कि वह इस बातचीत का हिस्सा नहीं बन पा रही है। भाषा की दीवार उसके और जुंगवो के दोस्तों के बीच खड़ी थी। वे कोरियन में बात कर रहे थे और एना उनकी बातों को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ देर तक उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। वह महसूस करने लगी कि वह इस माहौल में अजनबी है। जुंगवो, जो अपने दोस्तों के साथ बातचीत में व्यस्त था, यह नहीं देख पाया कि एना असहज महसूस कर रही है। धीरे धीरे एना की झिझक नाराजगी में बदलने लगी। उसे लगा कि जुंगवो ने यह नहीं सोचा कि वह इस स्थिति में कैसा महसूस करेगी। वह उठी और बिना कुछ कहे कैफे से बाहर निकल गई। जुंगवो ने उसे जाते हुए देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हो गया है। वह अपने दोस्तों से माफी मांगकर एना के पीछे दौड़ा। बाहर बर्फ गिर रही थी और एना तेज कदमों से कैफे से दूर जा रही थी। जुंगवो ने उसे रोका और कहा, एना रुको, मैं समझता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन एना नाराज थी। उसने कहा, तुमने सोचा भी नहीं कि मैं कैसे महसूस करूंगी। मैं उन सबके बीच अकेली थी। तुम्हारे दोस्त हंस रहे थे, बात कर रहे थे, और मैं बस वहां बैठी थी, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। जुंगवो ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि वह सही कह रही है, लेकिन वह शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि सब अच्छा होगा। मैं चाहता था कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें असहज महसूस कराने का इरादा नहीं रखता था। एना ने उसकी आंखों में देखा।
उसकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने जुओं की माफी में सच्चाई महसूस की। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह इतना आसान नहीं है जुओं। हमें समझना होगा कि हमारे बीच सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि बहुत कुछ अलग है। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती या शायद उनके बीच का रिश्ता सिर्फ खुशी के पलों पर नहीं टिक सकता। उन्हें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना होगा। जुओं ने ऐना से वादा किया कि वह इस दूरी को मिटाने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि यह उनकी पहली चुनौती है और इसे पार करना उनके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। खिड़की से बाहर बर्फ गिर रही थी और जुओं अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक खाली नोटबुक रखी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि आज उसने फैसला किया था कि वह ऐना के लिए अपने प्यार का इजहार करेगा। जुओं ने नोटबुक के पहले पन्ने को खोला और धीरे धीरे लिखना शुरू किया। उसके शब्द सीधे उसके दिल से निकल रहे थे। मैं तुम्हारी भाषा नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिल की धड़कन को समझता हूं। तुमने मेरी दुनिया को रोशन कर दिया है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? लिखते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह पहली बार था जब उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया था। उसने नोटबुक को प्यार से बंद किया, उसे एक सुंदर रिबन से बांधा और अगले दिन ऐना से मिलने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जुओं ने ऐना को एक छोटी झील के पास बुलाया। झील का पानी ठंड में जम चुका था और उसके चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ऐना जब वहां पहुंची तो जुओं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? ऐना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जुओं ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वह नोटबुक निकाली और ऐना की ओर बढ़ा दी। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ऐना ने नोटबुक को लिया और धीरे धीरे उसे खोला। जैसे ही उसने पन्ना पलटा और जुओं के शब्द पढ़े, उसकी आंखें नम हो गईं। वह कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने जुओं की ओर देखा। तुम्हारी भाषा मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आती, ऐना ने हल्के मजाक के साथ कहा, लेकिन तुम्हारे दिल की बात मैं समझ गई हूं। जुओं ने राहत की सांस ली। वह ऐना की मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। उसने धीमे से कहा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच कई बाधाएं हैं, लेकिन मैं हर एक को पार करने की कोशिश करूंगा। ऐना ने एक कदम आगे बढ़कर जुओं का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। तुमने पहले ही मेरा दिल जीत लिया है। उस पल में ठंडी हवा और जमती झील के बीच दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास और समझ का गहरा बंधन है। जुओं के सादगी भरे इजहार ने ऐना के दिल को छू लिया था। उनकी कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात की कहानी नहीं रही, यह दो दिलों की कहानी बन चुकी थी, जो हर बाधा को पार करने के लिए तैयार थे। शाम का समय था और हल्की बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवा में सर्दी का एहसास था, लेकिन जुओं के दिल में गर्मजोशी थी। उसने अपनी भावनाओं को नोटबुक में लिखकर ऐना को दिया था और अब वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। ऐना ने नोटबुक को धीरे से खोला। जुओं ने ध्यान से उसकी हर हरकत देखी। जैसे जैसे ऐना ने पन्ने पलटे और उसके शब्द पढ़े, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह शब्दों को धीरे धीरे पढ़ रही थी, जैसे हर शब्द को महसूस कर रही हो। नोटबुक पढ़ने के बाद ऐना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी की लहर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जुओं का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उसकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऐना ने मुस्कुराते हुए अपनी बैग से अपनी स्केच बुक निकाली। उसने तुरंत एक पेंसिल उठाई और कागज पर कुछ बनाने लगी। जुओं चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि शायद ऐना को उसकी भावनाओं को समझने में समय लग रहा है। कुछ देर बाद ऐना ने स्केच पूरा किया। उसने कागज को जुओं की तरफ बढ़ाया। जुओं ने देखा कि कागज पर एक सुंदर चित्र था। स्केच में वे दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके चारों ओर बर्फ गिर रही थी। स्केच के नीचे ऐना ने बड़े अक्षरों में लिखा था, हाँ। जुओं ने उस स्केच को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे।
उसने एना की ओर देखा, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। हाँ? जुओं ने धीरे से पूछा, जैसे वह यकीन करना चाहता हो। एना ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं। तुमने मुझे समझा, मेरी हर भावना को महसूस किया। अब मैं भी तुम्हारे साथ यह सफर तय करना चाहती हूं। जुओं ने एना का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं समझी गई हैं और अब वे दोनों एक साथ इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं। बर्फ गिर रही थी और दोनों के दिलों के बीच की दूरियां मिट चुकी थीं। उस स्केच और एना के हाँ ने उनकी कहानी को एक नया अध्याय दिया था। यह उनके प्यार का इजहार था, जो शब्दों से परे था। उस पल में सर्द हवाओं और बर्फीले मौसम के बीच उनके दिलों में गर्माहट और खुशी थी। यह उनकी प्रेम कहानी की नई शुरुआत थी, जहां हर बाधा के बावजूद उनके प्यार ने अपनी जगह बना ली थी। सियोल की सर्दियों में प्यार की एक अनोखी कहानी ने जन्म लिया था। एना और जुंगवो, जो दो अलग अलग देशों और संस्कृतियों से थे, लेकिन उनके दिलों ने एक ऐसी भाषा खोज ली थी जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। एना और जुंगवो ने महसूस किया कि उनका रिश्ता मजबूत बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे की भाषा सीखनी होगी। एना ने कोरियन भाषा के बेसिक शब्द सीखने शुरू किए और जुंगवो ने अंग्रेजी की किताबें पढ़नी शुरू की। दोनों की शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे को समझने की चाहत उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। एक दिन जब वे सियोल की एक शांत गली में चल रहे थे, एना ने जुंगवो की ओर देखा और अपने कोरियन में नए सीखे हुए शब्द कहे, कमसाहामनिदा जुंगवो, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। जुंगवो ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी के साथ कहा, थैंक यू एना, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार शब्दों से परे है। हालांकि उनके बीच अब भी कई बार शब्द कम पड़ जाते थे, लेकिन उन पलों में उनका दिल बोलने लगता था। उनकी आंखें, मुस्कान और छोटे छोटे इशारे उनके प्यार की गहराई को बयान कर देते थे। उन्होंने साथ में कई खूबसूरत यादें बनाई। जुंगवो ने एना को सियोल की मशहूर जगहों पर घुमाया और एना ने जुंगवो को अपनी संस्कृति के बारे में बताया। दोनों ने एक दूसरे से इतना कुछ सीखा कि उनके दिल और करीब आ गए। उनकी कहानी धीरे धीरे सियोल की गलियों में मशहूर हो गई। लोग उन्हें देख कर कहते, यह प्यार का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह दिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। एक बार जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, एना ने जुंगवो को एक छोटा सा उपहार दिया। यह एक फोटो फ्रेम था, जिसमें उनकी पहली मुलाकात का वह स्केच था जो उसने बनाया था। जुंगवो ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसने एना से कहा, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह हमारे प्यार की शुरुआत है। जुंगवो ने भी एना को एक डायरी दी, जिसमें उसने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, तुम्हारे बिना यह अधूरी होती। उनकी कहानी सियोल की गलियों, कैफे और झीलों तक फैली हुई थी। हर किसी ने उनके रिश्ते में वह गहराई देखी जो शब्दों से नहीं, दिल से जुड़ी थी। एना और जुंगवो ने दुनिया को यह सिखाया कि प्यार में भाषा, दूरी और संस्कृति जैसी बाधाएं मायने नहीं रखती। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है एक दूसरे को समझने और अपनाने की इच्छा। उनकी कहानी प्यार की सच्ची परिभाषा बन गई। सियोल के लोग उनकी यादों को संभाल कर रखते थे और उनकी हर मुलाकात इस बात का प्रमाण थी कि प्यार वास्तव में दिल की जुबान से बात करता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।